हेलो एवरीवन। तो आज आपकी जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है जीव जगत, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको कहते हैं द लिविंग वर्ड। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? द लिविंग वर्ड। और आपका हिंदी तो आप जानते ही हैं, आपका पहला चैप्टर है जीव जगत। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है और इनके जनक कौन कौन हैं। तो आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैंने जो आपको वीडियो के एंड में बताई थी कि जो हमारे सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं उनमें क्या लक्षण होते हैं जिसकी वजह से वो हमको सजीव और निर्जीव दिखाई देते हैं। तो मैंने एक सिंपल सी लाइन में लिखा था, ऐसे जंतु जिनमें जान होती है वो हमारे सजीव होते हैं और जिनमें जान नहीं होती है वो निर्जीव होते हैं। तो इस चैप्टर में आपको उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ना है अच्छे से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारे सजीव हैं उनके बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है, जीव ऐसे जीव जो स्व प्रतिकृति का मतलब होता है अपने समान संतान को उत्पन्न करना। स्व प्रतिकृति का मतलब हुआ अपने समान संतान उत्पन्न करना। तथा विकासशील मतलब जिसमें विकास हो रहा हो, विकास करने की क्षमता हो। जैसे कि हम छोटे थे तो हमारा आकार छोटा था, फिर धीरे धीरे हमारा विकास होता गया तो हमारी लंबाई में, भार में विकास हुआ। तथा स्वनियमनकारी का मतलब होता है जो खुद से अपने आप को नियंत्रित करते, अपने कार्यों को नियंत्रित करते हैं। स्वनियमनकारी का मतलब अपने कार्यों के लिए वह खुद नियमित होते हैं। जैसे अगर हमें कोई कार्य करना है तो हम करेंगे और अगर हमें नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे, हमारी इच्छा पे ये रहता है। लेकिन अगर हम किसी निर्जीव वस्तु की बात करें तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर हम किसी पेन को बोले कि तुम चलो और उसका मन ना हो और वो कहे हम नहीं चलेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो वह स्वनियमनकारी नहीं होगी, ना ही उसमें स्व प्रतिकृति होगी। निर्जीव वस्तुएं अगर आप देखो, निर्जीव वस्तुओं में स्व प्रतिकृति की क्षमता होती तो अगर हमारा एक टेबल है तो 10 दिन बाद क्या हो जाता, वो 2 टेबल या 4 टेबल ऐसे में बढ़ता जाता, उसकी वृद्धि होती जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और लास्ट में हमारा लिखा है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। बाह्य उद्दीपनों मतलब जैसे कि अगर हमें गर्मी है तो हमें गर्मी लगने लग जाती है, पसीना निकलने लग जाता है, तो ये क्या है? वायु उद्दीपन है। क्योंकि यहाँ का तापमान ज़्यादा है इस वजह से हमको गर्मी लग रही है। हम क्योंकि सजीव हैं इसलिए हम वायु उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी पेन को पसीना आते हुए देखा हो, या आपके मोबाइल को पसीना आते हुए देखा हो, या आपने कहीं देखा हो कि दीवार को पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है? तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि वह सब क्या है? निर्जीव हैं, इसलिए वो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता नहीं रखते हैं। अब ऐसे क्या लक्षण हैं जीवधारियों के, हम ये भी जानते हैं। तो जीवधारी क्या होते हैं? जीवित जीव। जीवधारी क्या होते हैं? जीवित जीव को हम क्या कहते हैं? जीवधारी कहते हैं। और इन्हीं के हम लक्षण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि। वृद्धि क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ 2 या 3 प्रकार का आप कह सकते हो। पहला है हमारा आकार में बढ़ना। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा आई है जो कि बढ़ करके क्या हो गया है? बड़ा बन गया है ना। तो ये क्या है? इसके आकार में बढ़ना। अब इसको आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से देख सकते हो कि अगर हमारा शरीर जिस आकार में हम पैदा हुए हैं उसी आकार में हमेशा रहता तो क्या हम सजीव रहते? बिल्कुल नहीं। अगर जैसे हम एक पेड़ है, वो अपना विकास ना करता होता और वो उसी छोटे से बीज के रूप में रहता तो क्या वो सजीव है? बिल्कुल नहीं है, वो निर्जीव है। लेकिन निर्जीव क्या होते हैं? जिसमें आकार के बढ़ने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि निर्जीव हैं लेकिन उनकी वृद्धि होती रहती है। तो पहले हम पढ़ेंगे आकार के बारे में कि आकार क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। वृद्धि 3 प्रकार से होती है।
पहली आकार में बढ़ना, जैसे कि हमारा आकार बढ़ रहा है, पेड़ पौधों का आकार बढ़ता है ना। फिर दूसरी है हमारी संख्या में बढ़ना, जैसे अगर एक मनुष्य होता और उसकी संख्या कभी बढ़ती ही नहीं, तो क्या आज इतने ढेर सारे मनुष्य आपको दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। तो संख्या में बढ़ना, वृद्धि कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। पहला आकार में वृद्धि, दूसरा संख्या में वृद्धि और तीसरा भार में वृद्धि। जैसे जब हम पैदा हुए थे तो बहुत ज़्यादा हम 3 या 4 किलो के थे, बहुत ज़्यादा 3 या 4 किलो के थे। लेकिन आज हमारा वेट क्या है? कोई 40 किलो का होगा, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80। ऐसे आपके भार में भी वृद्धि होती है। अब हमने ये किसके बारे में पढ़ा है? सजीव के बारे में पढ़ा है कि सजीव में वृद्धि होती है। सजीव में वृद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आकार में वृद्धि, संख्या में वृद्धि तथा भार में वृद्धि। अब मैंने एक लाइन पहले बोली आपकी कि कुछ निर्जीव ऐसे होते हैं जिनमें भी वृद्धि होती है। कभी आप सोचो, क्या वृद्धि जो है निर्जीव में होती है? तो आप कहोगे क्यों मैम, वृद्धि कैसे हो सकती है निर्जीव किसी में? होती है। कैसे? आप कभी पर्वत को देखो तो पर्वत में अगर धूल मिट्टी जम जाती है तो उसका आकार हमको बढ़ा हुआ दिखाई देता है ना। देखो, अगर ये हमारा एक पर्वत आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर इस पे धूल मिट्टी जम गई तो इसके आकार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। संख्या में नहीं वृद्धि हो रही है, लेकिन आकार में वृद्धि हो रही है यहाँ पे। अगर इसी पर्वत को हम तोड़ दें तो क्या हो? इसकी संख्या में वृद्धि हो, एक पर्वत से 2 पर्वत बन जाएं और इसके भार में भी वृद्धि होगी। अगर किसी चीज़ पे धूल मिट्टी जम जाती है या उस पे बर्फ़ जम जाती है तो क्या होता है? उसके भार में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ से हमको पता चला कि निर्जीव में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो वृद्धि सजीव में भी होती है और वृद्धि निर्जीव में भी होती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अब हमको पता कैसे चलेगा कि जो हमारे जीवधारी हैं उनके लक्षण क्या हैं। तो जब आपसे बोला जाए ऐसे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। तो सजीवों में जो लक्षण मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? विशिष्ट लक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे विशिष्ट लक्षण और उसमें लिखेंगे वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं उन्हें हम विशिष्ट लक्षण कहते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला कि सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो निर्जीवों में नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो सिर्फ हमारे सजीवों में पाए जाते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया वृद्धि तो सजीवों में भी होती है, निर्जीवों में भी होती है। जिनमें जान नहीं है, पर्वत में जान तो है नहीं कि वो वृद्धि कर रहा है, लेकिन उसमें वृद्धि हो रही है। चाहे वो आपके रेत के टीले मान के चलो, उनमें भी वृद्धि हो रही है, चाहे आप पर्वत मान के चलो, उनमें भी वृद्धि हो रही है। अब हम पढ़ेंगे कि इनके विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। जो हमारे सजीव हैं उनके विशिष्ट लक्षण क्या हैं? तो पहला लक्षण है, इनमें जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय मतलब हमारी जो संरचना है वो बहुत सारी कोशिकाओं के मिलके बनी हुई है। तो ऐसे जीव जो बहुकोशिकी हैं उनमें क्या होती है? द्विविभाजन की क्षमता होती है। द्विविभाजन का मतलब है कि जैसे एक हमारी कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका में बनी, वो 2 कोशिका देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, ये एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका में बनी, ये 2 कोशिका देखो 2-2 कोशिका में बढ़ती जा रही है और ऐसे क्या हो रहा है? इनके आकार में वृद्धि होती जा रही है। तो विशिष्ट लक्षण क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं उनको हम विशिष्ट लक्षण कहते हैं। जैसे कि बहुकोशिकीय जीव में द्विविभाजन द्वारा वृद्धि होती है। तो हमने क्या पढ़ा आज? सजीवों के बारे में, जो उनकी परिभाषा है उसको, और दूसरी चीज़ हमने वृद्धि पढ़ी कि वृद्धि 3 प्रकार की होती है। आकार में वृद्धि, संख्या में वृद्धि, भार में वृद्धि। और हमने क्या पढ़ा? सजीवों में जो लक्षण होते हैं उनको हम, जो सिर्फ सजीवों में लक्षण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो आपको ये अपने नोट्स में लिखना है। और मुझे, जैसे मैंने यहाँ बताया कि बहुकोशिकीय जीव में द्विविभाजन की क्षमता होती है, मैंने उदाहरण लिखा है मनुष्य के शरीर में। अगर हमारे शरीर में द्विविभाजन नहीं होता तो हमारे आकार में और भार में वृद्धि ना होती। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि
जो हमारे मनुष्य हैं इनके अलावा कौन से ऐसे जीव हैं जिसमें द्विविभाजन होता है और उनके आकार में वृद्धि होती है। आप किसी भी बहुकोशिकीय जीव का नाम लिख सकते हो, 1, 2, 3 जितना आपको समझ में आ रहा हो, जिनके आकार में आपने वृद्धि देखी हो, उनकी आप नाम लिख करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।